हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज काफ़ी समय के बाद हमारे इस चैनल पर कोई क्लास अपलोड हो रही है। इसका कारण दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मेरा स्वास्थ्य पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं है, जिस कारण से मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य में दोस्तों सुधार हो रहा है, मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे भी करता रहूँगा। आज इसी क्रम में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, मॉडल पेपर पार्ट नंबर 7। इससे पहले दोस्तों हमने 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए हैं विद सॉल्यूशन। आप उसको ज़रूर देख लेना, उन क्लासेस को, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 में। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्लासेस भी हमने दोस्तों काफ़ी सारी अपलोड करी हैं। एक पूरी सीरीज़ हमने चलाई थी दोस्तों और प्लेलिस्ट भी अपलोड कर रखी है, आप उसको ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहाँ से नोट्स बनाइएगा, आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ से आपके पास दोस्तों 2 महीने रह गए हैं, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उम्मीद करेंगे कि दोस्तों अप्रैल में ही हो जाएगा। तो 2 महीने का समय है, अच्छी तैयारी आप दोस्तों कर सकते हैं। इससे पहले भी 2021 में प्रवक्ता के जब फॉर्म दोस्तों आए थे तो यूकेपीएससी ने 2 महीने जिस पहले ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया था। 2 महीने के दौरान ही उन लोगों ने तैयारी करी और इस एग्ज़ाम को निकाला भी और आज प्रवक्ता बनकर सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है, यहाँ से आप बढ़िया तैयारी करिए। थोड़ा प्रवक्ता स्क्रीनिंग पर अब ज़्यादा फोकस देने की आवश्यकता है। मुख्य परीक्षा की ओर को भी फोकस रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा समय स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि केवल 2 महीने का समय रह गया है। इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी पे जुट जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों हम शुरू करेंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न करेंगे। इसके अलावा आगे भी दोस्तों कई सारे छात्र डिमांड करते रहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज़ भी लेकर आएँ, तो जल्दी दोस्तों वो भी हम लेकर आने वाले हैं। अन्य सब्जेक्ट्स टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, उसकी भी सीरीज़ दोस्तों जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। जल्दी हमारी नेक्स्ट दोस्तों आपको जो क्लासेस है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो फिलहाल आज टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि शिक्षण अभिरुचि का है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहने वाला है। कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी के इरादों को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन ऑफ यूजीसी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल? बेसिकली यूजीसी का करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर क्या नीतियां हैं, उनको आपने बताना है। पाठ्यक्रम को जीवन स्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को हर साल बदला जाना चाहिए, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में। पाठ्यक्रम सामग्री केंद्रित होना चाहिए। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से से विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए। क्षेत्रीय पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान करता है। तो इन 5 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों देख सकते हैं कि दूसरा, चौथा और पांचवा दोस्तों करेक्ट है। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को हर साल बदला जाना चाहिए, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में, ताकि जो आपका पाठ्यक्रम है वो अद्यतन रहे। ओके, यानी कि उसमें जो नवीनतम चीज़ें हैं वो समावेशित की जा सकें, उसमें जो भी रिवीजन है, रिवाइज है, उसको करते रहना चाहिए। ओके, इसके अलावा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से से विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि जो चॉइस बेस्ड सिस्टम है शुड बी द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी करिकुलम। ठीक है, इसके अलावा टर्म बेस्ड करिकुलम प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल एंगेजमेंट टू द लर्नर, यानी कि जो 5th वाला ऑप्शन है, यानी कि 5th वाला स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो 2, 4 एंड 5 इज करेक्ट स्टेटमेंट, दे आर करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, व्हेन वाज इट अनाउंस्ड दैट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 5 वुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दोस्तों जो प्राइमरी शिक्षा है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा है उसको 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की दोस्तों घोषणा की गई थी।
उसमें एम रखा गया था कि 1990 तक जो देश हैं उसके सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, लिंग हो, ठीक है। तो ये दोस्तों उस समय का एम रखा गया था। ओके, हालांकि ये लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान भी आया दोस्तों, आप जानते होंगे 2001 में। तो लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन को सर्वसुलभ बनाने का जो लक्ष्य है दोस्तों 1990 तक का रखा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन गिवन टू चिल्ड्रन अंडर विच आर्टिकल? सो वी नो दैट आर्टिकल नंबर 21A इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके इसके तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये हमारे पूरे देश में लागू हुआ था। तो इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है दोस्तों वह है आर्टिकल 21 क या 21A। ओके, तो इस अनुच्छेद के तहत में ये प्रावधान दोस्तों किया गया है, यानी कि आर्टिकल 21 क दोस्तों जोड़ा गया है, जिससे कि जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार बन गई 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आपको स्क्रीनिंग में देखने को मिलेगा, ये 100% है। इसके बाद अगला देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को कब प्रेषित करी? When did the Secondary Education Commission prepared its report and send it to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओके, तो इन्होंने दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट थी वो 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को दोस्तों प्रेषित करी थी। आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 29 अगस्त 1953 को प्रेषित करी थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। अगला देखेंगे, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? परंपरागत शिक्षण सामग्री में आपने बताना है कि कौन सा आता है। ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स है, देखिए एक आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री होती है, एक होती है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि बहुत पहले से दोस्तों चले आ रही है। ओके, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन, चार्ट एंड पोस्टर, वीडियो सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, तो बहुत आसानी से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट, ठीक है। परंपरागत का अर्थ दोस्तों वही है कि यानी कि जो ट्रेडिशनल तौर से टीचर हैं जिन सहायक सामग्री का प्रयोग करते थे अपने शिक्षण के दौरान, उन्हीं को हम परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब है जिनको आज के मॉडर्न युग में हम टीचिंग के दौरान हम जिनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम अपने शिक्षण कार्य को सरल बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, छात्रों के लिए सुगम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट एंड पोस्टर हैं दोस्तों, ये एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि काफ़ी परंपरागत है, जो कि बहुत पहले समय से चली आती है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अगला देखेंगे, किस प्रकार का मूल्यांकन प्रारंभिक चरण में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए किया जाता है? What type of assessment is done to assess the understanding the student at the initial stage? इनिशियल स्टेज में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए कौन सा आकलन किया जाता है या कौन सा मूल्यांकन दोस्तों किया जाता है? फॉर्मेटिव, क्लोजर, कंटिन्यूस या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओनली? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का मूल्यांकन होता है जो कि प्रारंभिक चरण में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए किया जाता है। ओके, इससे हम करते क्या हैं दोस्तों, जैसे हम क्लास में कोई छात्र है उसकी प्रगति की निगरानी को देखने के लिए दोस्तों इस प्रकार के मूल्यांकन को हम करते हैं, और हम कोशिश यही करते रहते हैं कि उसको लगातार ट्रैक करते रहें, आवश्यकता के अनुसार अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी कर ले, ठीक है। इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एक तरह से लगातार चलने वाला मूल्यांकन है, एक लगातार चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो ये प्रारंभिक चरण में ही छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए इसको किया जाता है। ओके,
अगला देखेंगे, केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया? इन विच ईयर द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन प्लेस बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने यह प्रस्ताव कब रखा गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। 1951 में दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसके सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव दोस्तों 1951 में रखा गया था और फिर इसकी नियुक्ति 1952 में की गई थी, 23 सितंबर 1952 में। और इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय पर जो माध्यमिक स्थिति है, माध्यमिक विद्यालय हैं देश में, उनकी स्थिति का अध्ययन करना, उसके सुधार में सुझाव देना, यही दोस्तों इसका उस समय पर कार्य था। अगला देखेंगे, समानता के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों है? एजुकेशन, वाई इज एजुकेशन एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इक्वालिटी? तो समाज में असमानता को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को रोकना, सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देना, केवल तकनीकी शिक्षा का विकास करना। तो भाई क्यों आवश्यक है? समानता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों है? ताकि जो सामाजिक न्याय है और समानता को बढ़ावा देना है। तो समानता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों है? ये समानता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब शिक्षा की मदद से ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? समानता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली दोस्तों उपकरण है जिसकी मदद से आप समानता को ला सकते हैं। ठीक है, और सभी वर्ग हो, चाहे सभी कोई भी जाति हो, लिंग हो, उनके बीच में समान अवसरों को सुनिश्चित कर सकती है कौन? शिक्षा। ओके, तो समाज में किसी भी तरह का भेदभाव है या समानता है उसको कम करने में शिक्षा ही दोस्तों महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगला देखेंगे, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? कोठारी आयोग, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन फॉर्म्ड? 14 जुलाई 1964, 15 अगस्त 1966, 27 जुलाई 1964 या फिर 4 अगस्त 1966। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1964 है। इसी समय पर दोस्तों कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ओके, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग को भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना था और इस पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। अगला देखेंगे, मुदालियर आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? यानी बेसिकली उस समय पर मुदालियर आयोग ने जब माध्यमिक शिक्षा का सर्वे किया और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया तो सबसे पहले मुदालियर आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया था। तो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के कौन कौन से दोष थे मुदालियर आयोग के अनुसार, ये आपने बताने हैं। ओके, या कौन सा नहीं है ये बताना है। वैसे कौन कौन से हैं वो तो दे रखे हैं इसमें, कौन सा दोष नहीं बताया गया था मुदालियर आयोग के द्वारा वो आपने बताना है। सो अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू देन सेकेंडरी एजुकेशन? संकीर्ण और एकांगी पाठ्यक्रम, नैरो एंड वन साइडेड करिकुलम, अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय, छात्रों की अधिक संख्या, सहपाठ्यचर्य क्रियाओं की उचित व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उस समय पर मुदालियर आयोग ने सबसे पहले जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष थे उनको उजागर किया था। तो उन्होंने ये पाया था कि सबसे पहले तो जो पाठ्यक्रम है वो संकीर्ण और एकांगी है। ओके, जो कि छात्रों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ विषयों पर दोस्तों ये केंद्रित था और छात्रों को एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान ये प्रदान नहीं कर रहा था। ठीक है, और छात्र भी यहाँ पर अपने ज्ञान कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे या उनको विकास करने का अवसर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय दोस्तों उस समय पर बनी हुई थी। इसके अलावा छात्रों की अधिक संख्या दोस्तों वहाँ पर देखने को मिल रही थी और
क्योंकि छात्रों की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो जो टीचर हैं वो भी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाते, व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते और संभव भी नहीं हो पाता है, और इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों सह पाठ्यचर्या क्रियाओं की व्यवस्था भी दोस्तों उस समय पर सही नहीं थी। ठीक है, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उचित व्यवस्था थी, तो गलत है। अगला कहेंगे समानता के लिए शिक्षा में समावेशिता का क्या अर्थ है। व्हाट डज इंक्लूसिवनेस मीन्स इन एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। केवल विशेष समूह को शिक्षा प्रदान करना, सभी वर्ग और समुदाय के लिए शिक्षा का अवसर, उच्च वर्गीय छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं या प्रतिस्पर्धा को कम करना। तो समानता के लिए हम शिक्षा में समावेशिता के अर्थ का मतलब यही है कि सभी वर्गों और समुदाय के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो सभी वर्गों और समुदाय के लिए शिक्षा का अवसर ही शिक्षा में समावेशिता, इंक्लूसिवनेस कहलाता है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या करता है, ये दोस्तों ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी सामाजिक परिवेश से आते हों, चाहे वो उनका कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, उन सभी के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के माध्यम से दोस्तों जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ शिक्षा को सभी को समान रूप से उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाता है। अगला देखेंगे, उपस्थिति को कम करने के लिए विद्यालयों में कौन सी नीति सबसे प्रभावी है। अगर उपस्थिति को कम करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया नीति कौन सी है। दंडात्मक उपाय, संवेदीकरण और सलाह, पाठ्यक्रम में बदलाव, केवल उपस्थिति की जांच। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदीकरण और सलाह। अगर छात्र अनुपस्थिति को कम करना है तो दोस्तों इसकी सबसे प्रभावी नीति यही है कि संवेदीकरण और सलाह। इस नीति में छात्रों को शिक्षा के महत्व को दोस्तों समझाया जाता है और अनुपस्थिति के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाता है। ओके, इसके अलावा जब आप उनको सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो छात्रों को उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको पता लग पाता है, वे भी उसको साझा कर पाते हैं और आप उसका समाधान भी उनको दे पाते हैं। तो ये जितने भी दंडात्मक उपाय हैं उनसे बेहतर है, पाठ्यक्रम में बदलाव से बेहतर है, केवल अगर आप उपस्थिति की जांच करते हैं तो उससे बेहतर है। ओके, तो इससे आप उनकी अनुपस्थिति है उसको कम कर सकते हैं। अगला देखेंगे, मोदालियार आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर कितने प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है। अगर आपने दोस्तों हमारी क्लासेस पढ़ी होंगी तो हमने सभी चीज़ें दोस्तों आपको करवाई हैं थ्योरेटिकल क्लासेस में। तो इन हाउ मेनी केसेस मोदालियर कमीशन थ्रू लाइट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14। मोदालियर आयोग ने दोस्तों कुल मिला के 14 प्रकरणों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो उसमें फिर की जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी तत्कालीन स्थिति का दोस्तों उन्होंने अध्ययन किया और उस समय के जो 14 प्रकरण हैं उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। अगला देखेंगे, किस विधि का उपयोग अधिकतर औपचारिक संचार में किया जाता है। जब भी दोस्तों हम कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन मेथड अपनाई जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, जब भी दोस्तों हम कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लिखित संप्रेषण यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन का या रिटन कम्युनिकेशन विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, औपचारिक संचार जब भी आप करते हैं तो हम कहते हैं ना कि भैया हर चीज़ रिटर्न पे लो ना, तो इसीलिए जब भी आप औपचारिक संचार करते हैं तो उसमें आप रिटर्न कम्युनिकेशन का या लिखित संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। औपचारिक संचार में जैसे विभिन्न दस्तावेज हैं, दस्तावेज के माध्यम से प्रचार करना, पत्र के माध्यम से प्रचार करना है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से प्रचार करना, ठीक है, या कभी हो सकता है कि मीटिंग के माध्यम से या फिर रिपोर्ट हो गया, इसके माध्यम से जानकारी को आदान प्रदान किया जाती है। ओके, तो ये जो विधि होती है ये प्रामाणिक होती है, ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो इसलिए
फॉर्मल कम्युनिकेशन में लिखित संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला देखेंगे, शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार से नैतिकता का महत्व समझाते हैं। एक टीचर हो आप, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी टू स्टूडेंट। कड़े अनुशासन से, व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से, प्रतियोगिताएं आयोजित करके, या केवल व्यक्तिगत उदाहरण देकर। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से, यानी कि थ्रू लेक्चर एंड डिस्कशन, जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों को नैतिकता का महत्व व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों को जैसे नैतिकता में कई नैतिक मूल्य हैं, जैसे कि आप ईमानदारी है इसका गुण सिखा सकते हैं, दया, सम्मान, जिम्मेदारी, इन सभी के बारे में दोस्तों आप इनको समझा सकते हैं। अगला देखेंगे, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने हेतु सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया था, यानी कि राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा दोस्तों दिया गया था। इस आयोग की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 1948 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद का पहला ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है और 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था तो इसमें इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका पिछले बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में आ चुका है। ओके, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत हो रखा है, इसका 1 सितंबर दोस्तों आप लिख दीजिएगा। वैसे कई सारी बुक में 1 अप्रैल है दिया हुआ, हमने भी पहले 1 अप्रैल ही पढ़ाया था, लेकिन इसको मैंने काफ़ी जगह से सोर्स से पुख्ता किया और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो 1 सितंबर 1961 है। तो क्योंकि ये पहले का थोड़ा सा प्रश्न बना हुआ है इसलिए यहाँ पर 1 अप्रैल लिखा हुआ है, तो 1 सितंबर 1961 दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफ़ी सारी जगह पे आपका जो इसका जो नाम है वो मतलब वो 1 अप्रैल 1961 आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 सितंबर 1961 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1961 को की गई। ठीक है, अब NCERT दोस्तों इसका मेन एम जानते ही दोस्तों कि भारत में जो हमारा शैक्षिक सुधार है, विद्यालय शिक्षा की हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम विकास है। ठीक है, और इसके अलावा जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग दोस्तों ये प्रदान करता है NCERT। ठीक, तो NCERT जितने भी हमारे स्कूल हैं, ठीक है, सरकारी जितने हमारे स्कूल्स हैं, चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे आपके प्राइवेट स्कूल हों, तो इनके लिए शैक्षिक नीतियों में दोस्तों मार्गदर्शन को प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT के लिए जो इसका स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी माना जाता है। तो प्रश्न पत्र है, ग्रेडिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, या फिर केवल उपस्थिति रजिस्टर। तो अगर आप किसी का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, तो कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, इसकी मदद से दोस्तों आप शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं और प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। सबसे प्रभावी उपकरण दोस्तों माना जाता है। अब इस उपकरण में करते क्या हैं आप, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में छात्रों की विभिन्न गतिविधियां हैं, उनके व्यवहार है, उनको प्रदर्शन को आप सटीक रूप से इसकी मदद से माप सकते हैं। ठीक है, इस चेकलिस्ट की मदद से आप विद्यार्थियों का पर्सनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका कौशल कैसा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझ मिल पाती है। ठीक है, तो इसकी मदद से दोस्तों आप कोई छात्र है वो निरंतर कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसको आप ब्रॉड तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सुधार करने की भी आपको अवसर यहाँ पर मिलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एक बहुत बढ़िया
उपकरण दोस्तों माना गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो छात्र है उसके बिहेवियर को नोट करके उसकी एक चेकलिस्ट आपने बना लेनी है। आपको चेकलिस्ट में दिया होगा चीज़ें और आपने उसको ऑब्जर्व करके लिखते चले जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इफ़ेक्टिव टूल है। अगला देखेंगे, सरकार द्वारा किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। आपने बताना है कि किसके सुझाव के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लर्निंग एंड एडमिशन NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE एंड अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ओके, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा देखिए भारत सरकार को बेसिकली CABE यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर सलाह दी गई थी कि उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति करे सरकार, जो कि उच्च शिक्षा के तमाम भारत में उच्च शिक्षा के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करे, उसकी स्थिति पर विचार करे और उसमें सुधार के लिए आवश्यक उपाय दे। तो इसलिए राधाकृष्ण आयोग की दोस्तों नियुक्ति की गई थी। तो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE और IUBE, इन दोनों की सलाह के द्वारा ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कि राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी नियुक्ति की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें NUEPA दिया हुआ है, तो NUEPA भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों आपका एक विश्वविद्यालय है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका भी आप ध्यान रखें, इनसे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे NCERT का मुख्यालय कहाँ है। तो NCERT का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में NCERT का मुख्यालय दोस्तों अवस्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे, कौन सी मूल्यांकन विधि छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है? देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई छात्र है वो समस्या का समाधान कर सकता है नहीं कर सकता, या उसके अंदर कितनी क्षमता है किसी समस्या के समाधान करने के लिए, तो कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है? लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव क्विज, या फिर केवल मौखिक परीक्षा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन। ठीक है, प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन से ही आप क्या कर सकते हैं? छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं का परीक्षण कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस विधि में आप क्या करते हैं? छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, और बेसिकली आप उनके सामने जब प्रोजेक्ट देते हैं, तो जो प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, तो वो ने उस समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं, और उससे उनकी समस्या समाधान क्षमताओं का पता लग पाता है। ओके, बेसिकली जब भी आप प्रोजेक्ट देते हैं तो उससे छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समाधान करने का मौका भी मिल पाता है, तो जिससे आप क्या कर सकते हो? आसानी से उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष दोस्तों रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये न्यूनतम आयु तय करी थी कि 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इससे ऊपर चल जाएगा, लेकिन इससे कम के छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उनका ये मानना था कि छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए, या विद्यालय में, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए। तो इसलिए 18 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरैक्टिव सिमुलेशन किस शिक्षण सामग्री का हिस्सा है?
इंटरेक्टिव सिमुलेशन हमारी जो आधुनिक डिजिटल सामग्री है, मॉडर्न डिजिटल मटेरियल है, ये दोस्तों इसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक डिजिटल सामग्री। ठीक है, तो ये तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर का दोस्तों उपयोग करके छात्रों को किसी विशेष सिद्धांत या फिर अवधारणा को वास्तविक जीवन में दोस्तों ये परिस्थिति, वास्तविक जीवन की परिस्थिति में लागू करने का दोस्तों अनुभव यहाँ पर देता है। और इंटरेक्टिव सिमुलेशन मतलब एक तरह से आप ये मान के चलिए कि आप एक तरह से सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि आप कोई तकनीकी उपकरण है या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर है, इसका आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और छात्रों को अगर आप कोई विशेष सिद्धांत या फिर कोई कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों आप सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने का आप प्रयास करते हैं और उससे उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसी को इंटरेक्टिव सिमुलेशन बोला जाता है। तो इसी आधुनिक डिजिटल सामग्री का प्रयोग है, मतलब ये एक तरह से इसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे क्या कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसका आप प्रयोग करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर है आप उसका प्रयोग करेंगे। और अगर कोई छात्र है उसको अगर आप विशेष कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं तो वास्तविक जीवन में इसकी मदद से इसका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे ताकि उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके। अगला देखेंगे, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियम प्राधिकरण IRAHE की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? हु रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये लास्ट टाइम भी दोस्तों प्रवक्ता में आया था, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा ही दोस्तों जो उच्च शिक्षा है उसके लिए स्वतंत्र विनियम प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 45 किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर जो 45 है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए दोस्तों यह संबंधित है। तो 0 से 6 वर्ष दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अनुच्छेद में दोस्तों यही कहा गया है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उनको प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 45 में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था। ठीक, तो 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्गों के बच्चों से दोस्तों ये संबंधित है। तो ये था दोस्तों आज का मॉडल पेपर। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको आज के प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।